हेलो गाइस, मैं डॉक्टर अंशु अग्रवाल, हेड एंड असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डीजे कॉलेज बड़ौत। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिमिज्म एंड होप। ऑप्टिमिज्म का मतलब है आशावादिता। जब हम आशावादिता की बात करते हैं तो कई प्रश्न हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि क्या आशावादी होना अच्छा है। क्योंकि जब हम आशावादिता रखते हैं तो हम एक तरह से वास्तविकता को नकार रहे होते हैं कि जो भी होगा चलो देखा जाएगा, लेकिन जो होगा अच्छा ही होगा। तो आशावादी व्यक्ति कैसे बनता है, वो कौन से कारण होते हैं? क्या आशावादी बनने के लिए व्यक्ति को कोई ट्रेनिंग दी जाती है, या व्यक्ति जन्म से ही या शुरू से ही आशावादी सोच रखता है? तो आज हम इन कुछ सवालों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आशावाद 1970 के अंत तक जो आशावाद की व्याख्या की गई, उसमें आशावादिता को एक अपरिपक्व व्यवहार का सूचक माना गया। उसे चरित्र की कमजोरी के रूप में देखा गया, जबकि आज या सन 2000 तक आते आते उसे एक संतुलित और वास्तविक विचारधारा रखने वाले व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ और परिपक्व रूप में देखा जाने लगा। लेकिन जो ये 1970 तक के अंत तक की जो ये विचारधारा थी, इसके पीछे ऐसे कौन से कारण थे कि इसे कमजोरी माना जाता था? फ्राइड ने 1928 में अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन। दैट मीन्स भविष्य के बारे में हम कुछ भ्रम रखते हैं, भ्रमों को पाल कर रखते हैं, कहना यथार्थ होगा कि हम कुछ भ्रमों को पाल कर रखते हैं। कि उन्होंने धर्म का विश्लेषण एक ऑप्टिमिस्टिक इल्यूजन के रूप में किया कि एक आशावादी भ्रम धर्म हमें प्रदान करता है, जो कि ये कहता है कि आज हम अच्छा करेंगे तो भविष्य में और अगले जन्म में हमारे लिए बहुत अच्छा ही होगा, और यदि आज हम गलत करेंगे तो आने वाला भविष्य हमारा गलत होगा, या हमें यातनाएं दी जाएंगी, या सताया जाएगा, या हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस रूप में हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो फ्राइड के अनुसार लोगों में यह विश्वास धर्म ने इसलिए दिया ताकि वह अपने असामाजिक और अनैतिक इच्छाओं का नियंत्रण कर सके और समाज एक बैलेंस में चल सके। यदि व्यक्ति के अंदर अनैतिक और असामाजिक इच्छाएं जन्म लेती रहेंगी और वह उन्हें पूरा करता रहेगा, तो समाज एक प्रकार से संतुलन नहीं बना पाएगा। तो इसे इन्होंने इसलिए एक इल्यूज़न कहा कि व्यक्ति अपने व्यवहार के नियंत्रण के लिए एक ऑप्टिमिस्टिक इल्यूज़न बनाकर रखता है कि आज मैं सबके साथ अच्छा करूँगा तो मेरा आने वाला भविष्य भी अच्छा ही होगा। लेकिन फ्राइड का मानना है कि इसका उसके व्यक्तित्व पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति अपने इच्छाओं को किसी न किसी रूप में दबाने का प्रयास करता है, तो क्या होता है कि उसके अपनी इच्छा और सामाजिक दबाव, इन दोनों के बीच एक संघर्ष होता है, और इसको बैलेंस बनाने के लिए उसे कई प्रकार के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और वहाँ अपने आत्म की रक्षा के लिए वह कई अहम रक्षात्मक तंत्रों का प्रयोग करता है ताकि वह अपने अहम को सेटिस्फाई कर सके कि मैं सही हूँ। तो इन्होंने आशावादिता को एक नकारात्मक रूप में इस प्रकार से व्याख्या की कि व्यक्ति आशावादी इसलिए होता है क्योंकि वह एक भ्रम रखना चाहता है भविष्य के लिए कि भविष्य में मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो। दूसरी व्याख्या मार्गरेट मैटलिन और डेविड स्ट्रेंज ने की, जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसे हम पोलियाना प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। पोलियाना प्रिंसिपल ये कहता है कि व्यक्ति की जो चिंतन प्रक्रिया होती है वो आशावादी ही होती है। व्यक्ति के अंदर एक मैकेनिज्म काम करता है कि वह अपने सकारात्मक घटनाओं को हमेशा याद रखना चाहता है, और नकारात्मक घटनाओं को और नकारात्मक सूचनाओं को उसका जो अहम है एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, और उन्हें वो नकारता रहता है। इसीलिए सकारात्मक चीज़ों को हम ज़्यादा याद रखते हैं, सकारात्मक घटनाओं को हम ज़्यादा याद रखते हैं बजाय कि नकारात्मक घटनाओं के।
तो आशावादिता के रूप व्याख्या इन्होंने इसलिए इस रूप में की कि व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोच ही रखना चाहता है और सकारात्मकता के साथ ही जीना चाहता है, ताकि एक मेंटल बैलेंस और साइकोलॉजिकल कंफर्ट उसका बना रहे। नेक्स्ट व्याख्या, एक टाइगर 1979 में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, ऑप्टिमिज्म द बायोलॉजी ऑफ होप, जिसमें आशावादी रहने या उम्मीद रखने की व्याख्या इन्होंने की कि आशावादी रूप से सोचना एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर प्रजाति के स्पीसीज़ में पाई जाती है। हम हमेशा नकारात्मक घटनाओं को या वास्तविकता को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि जो वास्तविकता अगर हमारे लिए दुखद है तो हम हमेशा उसके लिए दूसरों पर प्रत्यारोपण करना चाहते हैं और सुखद घटनाओं की ही अनुभूति करना चाहते हैं। तो इन्होंने इसे एक नेचुरल प्रोसेस बताया है। इन्होंने बताया कि यदि व्यक्ति आशावादी रूप से नहीं सोचेगा और हमेशा नकारात्मक व्याख्या ही घटनाओं की या परिस्थितियों की करेगा, तो वह अपने दिनचर्या और सर्वाइवल के लिए जो उसे काम करने होते हैं वह उन्हें भी सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा, उसके लिए प्रेरित ही नहीं हो पाएगा। यदि व्यक्ति आने वाले कल के लिए सकारात्मक रूप से नहीं सोचेगा और अपना मूल्यांकन आशावादी रूप में नहीं करेगा, तो वह उसके अंदर मोटिवेशन की कमी आएगी और जो सर्वाइवल से रिलेटेड वर्क हैं वो उन्हें भी सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा। तो इसमें इनका मानना है कि व्यक्ति अर्थात ये निष्कर्ष निकल के आता है कि जीवन प्रक्रिया को चलाने के लिए आशावादी होना उचित है और आशावादिता जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और व्यक्ति के अंदर ये हमेशा ही चलती रहती है, इनका मानना ये है। लेकिन आशावादी हो जाना क्या वास्तविकता को नकार देना है? क्या ये सही है? तो हम एक व्यक्ति आशावादी क्यों बन जाता है या घटनाओं की व्याख्या आशावादी रूप में कैसे करता है, इसकी व्याख्या जो हमारे रिसर्चेस में की गई है वो किस रूप में की गई है। तो इन्होंने बताया, इसके कई ट्रेडिशंस बताए जिनमें कि आशावादी होने की व्याख्या की गई कि व्यक्ति क्यों आशावादिता रखता है और अपने भविष्य के लिए एक सकारात्मक सोच किस प्रकार डेवलप कर लेता है और क्यों डेवलप करता है। एक व्यक्ति आशावादी रूप से ही क्यों सोचता है, इसके पीछे कई कारण तरीके से कई रिसर्चेज हुई हैं जिनमें इसकी व्याख्या की गई है। सबसे पहला है पॉजिटिव इल्यूज़न। प्रोफेसर शैली टेलर 1989, यूनिवर्सिटी ऑफ UCLA, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी पॉजिटिव इल्यूजन्स, जिसमें इन्होंने बताया कि अधिकतर लोग हमेशा अपने बारे में एक सकारात्मक विचारधारा ही रखना चाहते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है वो हमेशा सकारात्मक घटनाओं को जल्दी स्कैन करता है बजाय कि नकारात्मक और वास्तविक घटनाओं के। इनका ये भी मानना है कि व्यक्ति हमेशा संसार में अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में सकारात्मक रूप से ही सोचता है कि जो और उस अपने ऊपर विश्वास रखता है कि जो मैं करूँगा वो सही ही करूँगा। लेकिन हमेशा ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन फिर वो ऐसा विचार कैसे रख पाता है? तो इसके पीछे इन्होंने 3 तरीके बताए हैं कि वो इस प्रकार 3 वजह से इस चीज़ को कर पाता है। सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने बताई वो है दे सी देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एट्रीब्यूट और सेल्फ एज अ पर्सन। अर्थात वो देखता है पहला कि व्यक्ति अपने पास्ट में बीते हुए व्यवहार, अपने गुण और स्वयं को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर प्रदर्शित करता है, जिसे कहा गया है इल्यूज़न ऑफ सेल्फ एनहांसमेंट। अर्थात व्यक्ति अपनी जो बीती हुई ज़िंदगी है और अपने बारे में जो भी उसकी घटनाएं होती हैं हमेशा उन्हें बढ़ा चढ़ा कर
प्रदर्शित करता है, ताकि वह भविष्य के लिए भी एक आशा रख सके कि मैंने पास्ट में बहुत अच्छा कार्य किया है और मैं भविष्य में भी अच्छा ही मेरे साथ होगा। तो पहला कारण तो ये हुआ। दूसरी जो चीज़ शेली टेलर ने बताई वो ये है कि व्यक्ति हमेशा अपने पर एक बिलीफ रखता है कि हर चीज़ पर उसका एक पर्सनल कंट्रोल है, कि भविष्य में जितनी भी घटनाएं होंगी वह उनको कंट्रोल कर लेगा, उन पर उसका नियंत्रण रहेगा, और उसे ये विश्वास होता है कि मैं जो भी करूँगा वो सब मैं सही करूँगा, और यदि गलत हो भी जाता है तो उसके लिए वो क्या तरीके अपनाता है कि वो हमेशा एक्सटर्नली एट्रीब्यूट करता है। व्यक्ति अपनी सक्सेस को इंटरनली एट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है और अपनी असफलताओं को एक्सटर्नली एट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। ये कारण शेली टेलर ने बताया कि इस कारण से व्यक्ति अपने आप को सकारात्मक रख पाता है। तीसरी चीज़ जो शेली टेलर ने बताई कि व्यक्ति कैसे अपने आप को सकारात्मक रख पाता है, तीसरी चीज़ उन्होंने बताई कि वो हमेशा अपने भविष्य को एक बहुत ब्राइट, एक इल्यूमिनेंस फॉर्म में देखता है कि मेरे भविष्य में सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। उसे विश्वास होता है, इसे पॉजिटिव इल्यूज़न ही कहेंगे, एक भ्रम ही होता है कि उसका कंट्रोल है सब चीज़ों पे और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो जो भी आज काम कर रहा है उसका उसे बहुत सकारात्मक रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब कभी उसका ये इल्यूज़न टूटता है या ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि उसकी उम्मीद से बाहर होती हैं या नकारात्मक घटनाएं होती हैं, तो उनको छिपाने के लिए या उनके साथ एडजस्ट करने के लिए फिर वो और तरीके अपनाता है और अपने अनुभव को मतलब वो हमेशा सकारात्मक ही रखना चाहता है, या ये करता है कि उसके लिए वो अपने आप को ना जिम्मेदार मानकर घटनाओं को या और चीज़ों को जिम्मेदार मानने की कोशिश करता है, उस तरीके से उनका प्रत्यारोपण करता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति आशावादी स्वयं को रख पाता है। हम अब तक यही डिस्कस कर रहे हैं कि व्यक्ति आशावादी किस फॉर्म में, मतलब कैसे अपने आप को रख पाता है हर सिचुएशन में। तो एक तरफ यही बताया जा रहा है कि जो आशावादी बने रहने की जो प्रवृत्ति है वो व्यक्ति में शुरू से ही होती है और प्राकृतिक रूप से होती है कि वह हमेशा नकारात्मक घटनाओं को कम याद रखता है बजाय सकारात्मक घटनाओं को। दूसरी चीज़ जो व्यक्ति को सकारात्मक बनाने में और आशावादी बनाने में मदद करती है वो है सेल्फ डिसेप्शन, यानी आत्म छिपाव, जिसमें टेलर एंड ब्राउन 1988 से 1999 तक इन्होंने काम किया। इन्होंने कुछ स्टडीज़ की जिन्होंने इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के अंदर एक प्रवृत्ति होती है जहाँ वो अपने बारे में जो उसे दूसरों से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे आप कहते हैं बचपन से ही हमें अपने बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिससे कि हमारा सेल्फ डेवलप होता है कि तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम बहुत शर्मीले हो, तुम अपनी बात को कह नहीं पाते हो, तुम अपनी बात सबके सामने क्यों नहीं प्रदर्शित कर देते हो जब तुम्हें गुस्सा आ रहा होता है, तुमने ये बात क्यों छुपाई। पेरेंट्स कहते हैं तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत काले हो, तुम बहुत गोरे हो। तो समाज जो हमें हमारे बारे में बताता है हम उसी के अनुसार अपनी एक छवि अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। तो उस रूप में कहा गया है, सेल्फ डिसेप्शन में क्या बताया गया है कि जब हमें हमारे बारे में सूचनाएं मिलती हैं तो हम अपने बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की सूचनाओं को फ़िल्टर करते हैं, और जब हम फ़िल्टर करते हैं तो वहाँ पर हम हमारे बारे में जो नकारात्मक सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनके लिए हम कुछ डिफेंसेस यूज़ कर लेते हैं। अपने आप को सकारात्मक और तरोताज़ा बनाने के लिए वहाँ पर हम कुछ ऐसी युक्तियाँ यूज़ करते हैं ताकि हम आशावादी बने रहें। अन्यथा जीवन के साथ सभी क्रियाओं को करना और अपनी जीवन प्रक्रिया को चलाने के लिए, सर्वाइवल के लिए भी जो हमें कार्य करने हैं और आशावाद अपने गोल्स के लिए, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रेरणाशील बने रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए व्यक्ति सेल्फ डिसेप्शन यूज़ करता है, यानी आत्म छिपाव की प्रवृत्ति वो यूज़ करता है। वो फिल्टर करता है भविष्य के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव रखने के लिए नकारात्मक सूचनाओं को कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है, और उसके लिए, उस नियंत्रण के लिए वो कुछ युक्तियाँ सोच लेता है
जैसे अगर मान लिया उसको अपने बारे में कुछ सकारात्मक सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो वो कहता है हाँ ऐसा तो होना ही था, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मैं बहुत मेहनत कर लेता हूँ। और जहाँ उसे मान लिया कुछ डिफीट या असफलता की संभावना होती है, वहाँ पर वो अपने लिए एक ऐसा एक कोना तैयार कर लेता है जहाँ पर वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। अरे फ्यूचर किसने देखा है, तो जो आज है उसको तो जी लें, फ्यूचर इज़ ब्लैक, फ्यूचर किसने देखा है। तो वहाँ पर वो कुछ ऐसी युक्तियाँ तैयार कर लेता है जहाँ पर वो अपने आप को मजबूत बना सके और अपने अंदर चल रहे संघर्षों से मुकाबला कर सके। तो जब उसके अंदर ये जब यहाँ पर उसके पास कुछ जब सूचनाएं मिलती हैं, जो हम सेल्फ डिसेप्शन की बात कर रहे हैं, कि जब उसे बाहर से सूचनाएं मिलती हैं अपने बारे में, तो वो उनके साथ कैसे डील करता है अपने आप को सकारात्मक बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर माना गया है कि वह कुछ युक्तियाँ यूज़ करता है। वो युक्तियाँ कौन सी हैं? पहली बताई गई है डिनायल और रिप्रेशन। जब व्यक्ति अपनी कुछ असामाजिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, उसका अहम कहता है कि ये सही नहीं है, कि मुझे ऐसा करना चाहिए। एक उसका सुपर ईगो, हमारे इड, ईगो, सुपर ईगो, 3 बताए गए हैं मानसिक संघर्ष इन तीनों के बीच चलता है। तो जो सुपर ईगो है, जो हमारे नैतिकता से संबंधित है, वो कहता है कि नहीं ये गलत है। अहम कहता है कि लेकिन मुझे चाहिए, और इड कहता है कि मुझे तो ये किसी भी कीमत पर चाहिए। तो अहम जो है वो सुपर ईगो और ईगो के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो ये जब मानसिक संघर्ष चलता है, तो इस मानसिक संघर्ष से निपटने के लिए व्यक्ति को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, और उन्हीं कॉम्प्रोमाइज़ेस में व्यक्ति कुछ डिफेंस मैकेनिज़म्स को यूज़ करता है, जिसमें पहली बताई गई डिनायल और डिप्रेशन। डिनायल और रिप्रेशन दोनों ही कॉन्शियस लेवल पर काम करती हैं। अर्थात जो वास्तविकता है, डिनायल में व्यक्ति उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। वो कहता है ऐसा है ही नहीं। कि वो कहता है मान लिया आपसे कोई कहे कि भाई तुम कमज़ोर हो इसमें, तो इसे मत करो, तो कह रहा है ऐसा है ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है ये। तो वो उस चीज़ को डिनाई कर देता है कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। रिप्रेशन होता है कि वह उसको अपने कॉन्शियस लेवल से नीचे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल पर उस इच्छा को दबा देता है और उसे ऊपर आने से रोक लेता है। तो ये दोनों डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं जो व्यक्ति अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने अहम की रक्षा के लिए प्रयोग करता है, और उसके थ्रू अपने आप को अपने भविष्य के बारे में एक सकारात्मक सोच को बनाए रखने में जो इसकी मदद करती हैं। सेल्फ डिसेप्शन यानी कि आत्म छिपाव एक सकारात्मक भ्रम है। जो व्यक्ति सोचता है कि मेरे साथ ये है ही नहीं, लेकिन ये एक भ्रम है। ये चीज़ें वास्तविकता में ख़त्म नहीं हो जाती हैं। अगर हम किसी चीज़ को डिनाइल कर ले या रिप्रेस कर दे, दबा दें इच्छा को, तो वो वास्तविक रूप में ख़त्म नहीं होती हैं। लेकिन ये एक पॉजिटिव इल्यूज़न है जो व्यक्ति को समाज में एडेप्टेशन, अनुकूलन स्थापित करने के लिए मदद करता है। दूसरी चीज़ जो बताई गई, सिलेक्टिव अटेंशन एंड बिनाय फॉरगेटिंग। व्यक्ति अपने बारे में प्राप्त नकारात्मक सूचनाओं को, जिन्हें कि वो अपने बारे में याद नहीं रखना चाहता, जिनको वो फिल्टर करता है, तो उनको वो सिलेक्ट करके भूल जाना चाहता है। जैसे कि अगर व्यक्ति कहीं पर अपनी कोई कीमती चीज़ खो देता है या किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, तो वो उसे भूल जाना चाहता है। नहीं, मैं कहाँ फ़ेल हुआ था, मैंने दिया ही नहीं वो एग्ज़ाम। कभी कभी इस प्रकार की युक्तियाँ वो यूज़ करता है। दैट मीन्स ही डजंट वांट टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स। वो उन्हें याद ही नहीं करना चाहता, वो सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबाता है। दूसरी नेक्स्ट जो एक ट्रिक है जो वो अपनाता है अपने आप को सकारात्मक बनाए रखने के लिए, फिर है पॉकेट ऑफ इनकॉम्पिटेंस। जहाँ पर उसे अपने असफल होने की संभावना होती है, वो अपनी एक पॉकेट बनाकर रखता है, उसमें इकट्ठा कर लेता है उन चीज़ों को कि उसे गणित मैथ्स में मान लिया बच्चे को लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो पहले से ही कहता था मैं वैसे तो बहुत बुद्धिमान हूँ, लेकिन नंबर्स के साथ मेरा जमती नहीं है, नंबर्स के साथ मैं बहुत अच्छे से रह ही नहीं पाता हूँ। तो यहाँ पर वो कोशिश करता है कि सामने अपने आप को, अपना अहम को स्थापित करने की, कि मैं बुद्धिमान तो हूँ लेकिन नंबर्स के साथ नहीं।
तो वो अपनी एक इनकॉम्पिटेंस की पॉकेट पहले से ही बना लेता है, बजाय कि दूसरा उसको एनालाइज करे या उसको किसी के सामने अपने अहम को नीचा देखना पड़े, उससे पहले ही वह अपनी एक पॉकेट बना कर रखता है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेल्फ स्कीमा। स्कीमा होता है एक हाइपोथेटिकल इमेजेस, जो व्यक्ति एक परिकल्पनाएं अपने व्यवहार के विषय में बना लेता है। वो परिकल्पनाएं किस रूप में काम कर सकती हैं? वो परिकल्पनाएं होती हैं कि व्यक्ति कुछ नकारात्मक प्रतिमाएं भी अपने बारे में डेवलप करता है, जिन्हें हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा हम ऐसे ले सकते हैं कि अपने बारे में एक प्रतिमा हमारे मस्तिष्क में बना लेना, अपने मस्तिष्क में अपनी एक इमेज स्थापित कर लेना, या किसी भी व्यक्ति की जैसे हम कोई इमेज स्थापित कर लेते हैं कि एक चश्मा कैसा होता है, तो जब हम चश्मे को चश्मा नाम लेते हैं तो हमारे ब्रेन में उसकी एक इमेज आ जाती है। ऐसे ही कुछ इमेजेस हम अपने बारे में अपने मस्तिष्क में बना कर रखते हैं। तो कुछ नेगेटिव सेल्फ स्कीमास हम कैसे बना कर रखते हैं? सेल्फ स्कीमास में बी डेवलप्ड अराउंड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक शाई और ओवरवेट। जैसे कि एक व्यक्ति अपने बारे में कहता है मैं तो बहुत शर्मीला हूँ, मैं बहुत ओवरवेट हूँ, यानी कि वो कहीं उसे स्टेज पे जाके कुछ बोलने के लिए कह दिया जाए तो उसे लगता है कि पता नहीं, वो बोल सकता भी है लेकिन उससे पहले ही उसने अपने बारे में एक स्कीमा बना लिया कि नहीं, अपनी असफल होना ही नहीं चाहता। और वो ये दिखाता है कि मैं बोल तो सकता हूँ लेकिन मैं शर्मीला हूँ, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे सामने है नेगेटिव सेल्फ स्कीमा का कि आई डिडंट डू वेल इन द एग्ज़ाम बिकॉज माई शाइनेस प्रिवेंट मी फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास एंड ओनली दोज हु आस्क क्वेश्चन गेट गुड मार्क्स एंड रिजल्ट्स। कि मैं प्रश्न ही नहीं पूछ पाता हूँ क्लास में क्योंकि मेरा नेचर थोड़ा सा शर्मीला है, इसलिए मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता हूँ। जो बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो अपने बारे में शर्मीला होना, अपनी एक कमी को छिपाने के लिए अपनी असफलता को पहले से ही हमने छुपा लिया ताकि हम दूसरे फील्ड में अपने आप को आशावादी बनाए रखें और अपने अहम की रक्षा कर सकें। तो इस प्रकार से हम अपने आप को आशावादी बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये ट्रिक्स थी जिनके थ्रू हमने जाना कि एक व्यक्ति आशावादी कैसे अपने आप को बनाए रखता है। कल के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि आशावादिता डेवलप के, ये जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की कि व्यक्ति नेचुरली उसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसमें कि वो सकारात्मक घटनाओं को ज़्यादा याद रखता है बजाय नकारात्मक के, और नकारात्मक घटनाओं के साथ वो कैसे कैसे डील कर लेता है और अपने आप को उन घटनाओं के बीच अपने आप को आशावादी कैसे बनाए रखता है। तो आज कोविड-19 के समय भी हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को आशावादी बनाए रखें, और जो घटनाएं कुछ इस तरह की हमारे साथ हो रही हैं तो उनसे अपने आप को कैसे उबारें। तो ये ट्रिक्स कुछ हमारी हेल्प करती हैं। लेकिन अब ये आशावादिता हमारे अंदर डेवलप कैसे हो जाती हैं, ये सारी ट्रिक्स, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।